हे गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सीए फाउंडेशन दिसंबर 2021 एग्जाम्स के लिए अपडेटेड मॉड्यूल से नए मॉड्यूल से इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में 4 वीडियोस दे चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं उन वीडियोस को तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक पा सकते हैं। यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। Now, today's video is going to be very important. Why? आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 का यूनिट 3 सप्लाई। पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे सप्लाई को, सारी चीजों को पढ़ेंगे। पर ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको सारे चेंजेस भी बताने वाली हूं जो इस यूनिट में हुए हैं। चैप्टर 2 में सबसे ज्यादा चेंजेस किए गए हैं एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न। तो 5 मेजर चेंजेस हैं इस यूनिट में सप्लाई में। देखिए, सबसे पहले तो 2 करेक्शंस मैं आपको करवाऊंगी जब हम पढ़ना शुरू करेंगे। 2 प्रिंटिंग एरर्स है आपके मॉड्यूल में, उनको आपको करेक्ट करना है। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, यानी जो फैक्टर्स जिन पर सप्लाई डिपेंड करती है उसमें 2 नए फैक्टर्स एड ऑन किए गए हैं, वो भी हम देखेंगे। देन लॉ ऑफ सप्लाई में एक पूरा नया पैराग्राफ ऐड हुआ है पेज नंबर 2.73 पर। प्लीज अपने मॉड्यूल को अपडेटेड रखें, नए मॉड्यूल से ही पढ़ें क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हैं स्पेशली चैप्टर 2 में। फिर आइडल कैपेसिटी वर्सेस फुल कैपेसिटी का एक पैराग्राफ, एक नया टॉपिक ऐड हुआ है पेज नंबर 2.78 पर, उसको भी हम देखेंगे। Then you have determinants of elasticity of supply। पूरा एक नया टॉपिक ही आ गया, एक पूरा पेज नया ऐड हुआ है पेज नंबर 2.79 पर। किन किन फैक्टर्स पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, सो इसको भी अच्छे से देखेंगे। एंड देन लास्ट में मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी का एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जो कि लास्ट पेज है, पेज नंबर 2.81 पर। तो इस तरीके से इस छोटे से यूनिट में, तीसरे यूनिट में, चैप्टर 2 यूनिट 3 6 नए टॉपिक्स या नए चेंजेस आप देख सकते हैं। मोटा मोटी बात करो तो 5 चेंजेस हैं और एक करेक्शन मैं आपको 2 जगह करवाऊंगी, वो आपको करना है। सो गाइस, हमारी अप्रोच सेम रहने वाली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, हमारी कोशिश अच्छी लग रही है, आपको फायदा हो रहा है, तो प्लीज कंजूसी ना करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और नीचे अपनी प्रेजेंस मार्क करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ बने रहे हैं। सो वीडियो के एंड तक आप साथ में रहेंगे क्योंकि हम सारे चेंजेस को कवर करने वाले हैं फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। ठीक है, हम मॉड्यूल के साथ पढ़ाई करेंगे, मैं आपको अंडरलाइन करवाती जाऊंगी। हमारा सेम अप्रोच रहेगा मॉड्यूल को बेस बनाकर पढ़ने का। सो गाइज, अब देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं यूनिट 3 सप्लाई। सो गाइज, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चैप्टर 2 यूनिट 3 का मॉड्यूल है आपके सामने, सप्लाई। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई। ठीक है, सप्लाई का मतलब, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, साथ साथ क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई में क्या डिफरेंस है, इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, सप्लाई अलग होती है, स्टॉक अलग होता है, और सेल अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे कि सप्लाई, स्टॉक और सेल कैसे अलग होता है। उसके बाद क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई हम देखेंगे। फिर इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है और मार्केट सप्लाई क्या होती है, ये भी देखना बनता है। ठीक है, ऑलराइट। एंड देन वी विल सी वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर सप्लाई डिपेंड करती है। फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का एक कंसेप्ट आएगा जिसमें, जैसे हमने डिमांड इलास्टिसिटी में देखा था ना कि पॉइंट इलास्टिसिटी अलग होती है और आर्क इलास्टिसिटी अलग होती है, उसी तरीके से सेम कंसेप्ट यहाँ पर होगा। फिर एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जो मैंने आपको बताया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। और लास्ट में हम मार्केट एफिशिएंसी का, प्रोडक्टिविटी का एक टॉपिक देखेंगे। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों को कवर करेंगे।
सबसे पहली बात, सप्लाई होता क्या है। देखो, जैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता था, डिमांड का मतलब था क्वांटिटी ऑफ एनी गुड और सर्विस दैट consumers are willing and able to purchase at various prices during the given period of time। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होती थी डिमांड की डेफिनेशन में, कोई भी क्वांटिटी होती थी गुड या सर्विस की, वही सप्लाई में होगा। यहाँ पे कंज्यूमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता था, कंज्यूमर्स जो खरीदना चाहते थे और खरीद पाते थे, एबिलिटी भी होनी चाहिए थी, विलिंगनेस और एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए मैंने आपको कहा था डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट। सेम चीज सप्लाई पे अप्लाई होगी, बस कंज्यूमर की जगह प्रोड्यूसर आ जाएगा और दे आर विलिंग एंड एबल टू परचेज की जगह ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट आ जाएगा। बस वहां पर कंज्यूमर्स होते थे, सप्लाई में कौन होगा, प्रोड्यूसर्स होंगे या सप्लायर्स होंगे। तो जो क्वांटिटी किसी भी गुड या सर्विस की सप्लायर्स विलिंग है और एबल हैं मार्केट को ऑफर करने के लिए ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड अ गिवन प्राइस, उसको सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो सप्लाई क्या होता है भाई, पर डे, पर वीक, पर ईयर, पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो फ्लो कंसेप्ट होगा। तो यहाँ पर आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 100, जो बोलता है इसके बारे में, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना आप, सप्लाई जो होती है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। ठीक है, सो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर। देखो, अब मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है जिसमें मैंने 1000 पेन मैन्युफैक्चर किए। ठीक है, तो मेरे पास 1000 पेन का स्टॉक है। स्टॉक मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी है ना, स्टॉक का मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी हो गया। इन 1000 पेन में से मैं चाहती हूँ कि 900 पेन तो मैं मार्केट में सेल के लिए डाल दूँ। ठीक है, और 100 पेन जो है वो मैं अपने पास ही स्टॉक रखना चाहती हूँ, अभी सेल नहीं करना चाहती। सो वॉट आई एम विलिंग टू ऑफर इज 900। मेरी मंशा है, इच्छा है कि मैं मार्केट में सेल कर दूं 900, पर मान लो इनमें से 20 पेन जो है वो खराब हो गए, तो 880 बचे। अभी 880 पेन जो बचे, ये पेन मैंने मार्केट में दे दिए। आई ऑफर्ड दीज पेन्स इन द मार्केट फॉर सेल, तो इसे हम कहेंगे सप्लाई। ठीक है, क्यों, सप्लाई वो गुड या सर्विस की क्वांटिटी होती है जो हम विलिंग चाहते हैं और ऑफर कर पाते हैं मार्केट में सेल के लिए। ठीक है, एट अ गिवन प्राइस, तो ये सप्लाई हो गया यहाँ पे 880 और स्टॉक हो गया 1000 पेन का। और एक्चुअल सेल कितनी होगी, जरूरी नहीं है इन 880 पेन्स में से सारे के सारे पेन सेल हो जाए, जरूरी नहीं है। तो जो एक्चुअल में सेल हुआ, मान लो 800 पेन एक्चुअल में सेल हो गए एट अ गिवन प्राइस, तो ये हो गई मेरी एक्चुअल सेल। मेरी बात समझ गए? तो इस एग्जाम्पल से सारा आपको क्लियर हो गया होगा। स्टॉक हो गया 1000, फिक्स्ड क्वांटिटी होता है, सप्लाई चेंज होता रहता है विद अ गिवन प्राइस। सप्लाई यहाँ पर क्या है 880 और 20 मेरा स्पॉइलेज हो गया। ठीक है, खराब हो गए 20 पेन, और 800 इनमें से एक्चुअली सेल मैं कर पाई, तो ये सेल हो गई, एक्चुअल सेल हो गई। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सप्लाई और एक्चुअल सेल सेम हो। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली चीज, सप्लाई का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एनी गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट फॉर सेल एट वेरियस प्राइजेस। ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फ्लो कंसेप्ट। तो देखो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सप्लाई का मतलब क्या है, जो आपने ऑफर किया है मार्केट में सेल के लिए, एक्चुअली में कितनी सेल हुई उससे मतलब नहीं है। तो व्हाट इज ऑफर्ड मे नॉट गेट सोल्ड, तो आप यहां लिख सकते हैं सप्लाई इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल सेल। मतलब जरूरी नहीं है ना, हो सकता है कि जितना सप्लाई किया पूरा सेल हो जाए और हो सकता है कि पूरा सेल ना हो, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो। ठीक है, सप्लाई में विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा है, खाली इच्छा से नहीं होगा, आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप मार्केट में इतनी क्वांटिटी दे दो सेल के लिए। ठीक है, सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहीं से आप साथ साथ इन क्वेश्चंस को लिखते जाओ और जब ये लेक्चर खत्म होगा ज़रूर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 71 और 72,
क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो यहाँ से सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते होंगे जिन पर सप्लाई डिपेंड करेगा। ऐसे तो नहीं है कि प्रोड्यूसर जो बनाना चाहे बस अपनी मर्जी से बिना सोचे समझे किसी चीज़ की डिमांड है या नहीं है, उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, बस बनाने लग जाएगा और मार्केट में दे देगा बेचने के लिए। ऐसा नहीं होता। हमेशा आप जो भी चीज़ बनाओगे, प्रोड्यूस करोगे, उसके पीछे पूरी रिसर्च होती है। आप पूरा मार्केट रिसर्च करते हो, एनालिसिस करते हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर सप्लाई डिपेंड करती है। तो उन फैक्टर्स को देखेंगे। देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और फैक्टर्स ऑन विच सप्लाई डिपेंड। मैं अभी आपको यहाँ पर शॉर्ट में बिल्कुल क्रक्स बता रही हूँ। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ वीडियो का, आराम से आप उसको देख के समझ सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। सबसे पहली चीज़, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो, प्राइस और अदर फैक्टर्स। जैसे हम डिमांड में किया करते थे वैसे ही। तो प्राइस से क्या रिलेशन होगा? देखो अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हो उस पर, तो सेल भी ज़्यादा करोगे, सप्लाई ज़्यादा करोगे। क्यों? अल्टीमेटली प्रोड्यूसर या सप्लायर चाहता क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो अगर प्राइस ज़्यादा तो सेल ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा, ठीक है। और अगर प्राइस कम किसी कमोडिटी की तो उसकी आप सप्लाई भी कम ही करना चाहोगे, क्योंकि वो आपको कम प्रॉफिट देगा। अब देखो अदर फैक्टर्स में बाकी सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो प्राइस ऑफ द गुड के केस में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ लिख दो पॉजिटिव प्लस, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लो शॉर्ट में। ये एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पर आप वीट ग्रो कर रहे थे, यहाँ राइस। अब राइस का मार्केट प्राइस बढ़ गया तो आप क्या करोगे? बाकी चीज़ें सेम हैं, कॉस्ट वगैरह सब सेम है, इनपुट सेम यूज़ हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? इस लैंड का ज़्यादा हिस्सा अब राइस ग्रो करोगे, इस लैंड को ज़्यादा यूज़ करोगे राइस के लिए। क्यों? क्योंकि राइस का मार्केट प्राइस बढ़ गया है, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो राइस की सेल करके। तो आप राइस की सप्लाई को बढ़ा दोगे और वीट की सप्लाई को कम कर दोगे, सिंपल, ठीक है। ऑल राइट, फिर देखो नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, मान लो मैंने लेबर को ज़्यादा वेजेस पे कर दी, ठीक है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी वजह से बढ़ गई, मेरी कॉस्ट बढ़ गई मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा। यस, कॉस्ट का बढ़ना मतलब प्रॉफिट का कम होना, और अगर प्रॉफिट कम तो मैं सप्लाई को कम कर दूंगी, हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? नेगेटिव रिलेशन है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है तो सप्लाई को कम करना होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है भाई। चलो आगे चलेंगे। देखो फोर्थ फैक्टर है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है ना, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, मान लो नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो क्या होगा? उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन कॉस्ट कहीं कम हो जाएगी, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम, प्रोडक्शन कॉस्ट कम अगर हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? सप्लाई को ज़्यादा कर सकते हैं। इट मेक्स पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर और बेटर गुड्स विद द सेम रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी बेटर हो गई ना, तो ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं, सेम रिसोर्सेज को यूज़ करके आप ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा क्वांटिटी बना पाओगे, ठीक है। तो आप उस प्रोडक्ट की सप्लाई को तो बढ़ा दोगे एंड यू विल रिड्यूस द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर डिस्प्लेस्ड। मतलब मान लो टाइपराइटर तो आउटडेटेड हो गया, तो टाइपराइटर की सप्लाई को कम कर दोगे और प्रिंटर की सप्लाई को इंक्रीज कर दोगे नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट देखो गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी को समझने का सिंपल सा तरीका है, दो चीज़ें होती है। एक तो आप गवर्नमेंट ने आपके ऊपर कोई भी टैक्स लगा दिया, कोई कोटा इम्पोज कर दिया, है ना, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे टैक्सेस बढ़ा दिए, तो इस केस में क्या होगा? टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट ने आप पे लगाए, मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। अब इतना तो समझ गए हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है तो सप्लाई को आप कम कर दोगे, ठीक है। दूसरी ओर गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, आपको फंडिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करती है आपके लिए। सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि ठीक है आप सोलार पैनल्स बनाओ, खूब बनाओ,
हम आपको सब्सिडी देंगे, मतलब कॉस्ट का कुछ हिस्सा हम आपको देंगे, ठीक है, जो भी आपका खर्चा लग रहा है उसका कुछ पार्ट हम आपको देंगे, आप तो बनाओ, एनकरेज कर रही है आपको, ठीक है, आपको और मोटिवेट कर रही है कोई काम करने के लिए, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे मेक इन इंडिया में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है एक्सपोर्ट पर, है ना, तो गवर्नमेंट आपकी कॉस्ट का कुछ हिस्सा बियर कर रही है, तो यानी कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हो गई, इट मीन्स प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, तो आप सप्लाई को भी इंक्रीज कर दोगे। समझ गए बात को? ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। याद रखना, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा ना उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, और जितने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स या सप्लायर्स होंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। जितनी बड़ी इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा सप्लाई, जितना ज़्यादा कंपटीशन उतनी ज़्यादा सप्लाई। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो, पॉजिटिव रिलेशन। ये 7th पॉइंट न्यूली एडेड है, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या है? फ्यूचर प्राइजेस के बारे में है। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं किसी चीज़ के जो आप बना रहे हो, आज आप करंट सप्लाई को कम कर दोगे। आपको पता है फ्यूचर में आप इसको, जो चीज़ आज आप 60 रुपए में बेच रहे हो, आपको पता है फ्यूचर में यू विल बी एबल टू सेल इट एट ₹80, तो आज आप कम सप्लाई करोगे, फ्यूचर में आप ज़्यादा सप्लाई करोगे, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे इसको हायर प्राइजेस पे सेल करके फ्यूचर में, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मान लो आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइजेस कम होने वाले हैं, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर प्राइजेस टू फॉल, ठीक है, तो आप क्या करोगे? टुडे यू विल इंक्रीज द करंट सप्लाई। आज आप ज़्यादा बेचना चाहोगे, क्योंकि आज तो ज़्यादा बेचकर ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज 8th पॉइंट, द लास्ट फैक्टर ऑन विच सप्लाई डिपेंड्स। अगेन इट इज़ न्यूली एडेड, नया ऐड हुआ है, नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। देखो कि अगर आपके नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ जाते हैं मार्केट में, अगर ज़्यादा लोग सप्लाई करेंगे, इंडस्ट्री की साइज़ बड़ी हो रही है, नए फर्म्स एंटर कर रहे हैं मार्केट में, तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, तो पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव, ठीक है। इफ़ देर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, सप्लाई विल बी मोर। एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, वेदर डोमेस्टिक और फॉरेन, सप्लाई आपकी ज़्यादा हो जाएगी। देखो यहाँ लिखा है सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सप्लाई बढ़ जाएगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 75 सॉल्व होगा मॉड्यूल का, ठीक है। सो ज़रूर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और नीचे आपकी प्रेजेंस मार्क करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई। सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है। इसके लिए पहले समझो सप्लाई फंक्शन क्या होता है। सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन। अब पहले ये समझो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच के रिश्ते को क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा था। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। मतलब डिमांड इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती थी। इसी तरीके से सप्लाई फंक्शन क्या होगा? सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ डिपेंड्स, सप्लाई डिपेंड्स अपॉन जो भी फैक्टर्स अभी हमने पढ़े, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, टैक्स इम्पोज कर रही है, टेक्नोलॉजी कैसी है, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। तो सप्लाई और वो सारे फैक्टर्स जो सप्लाई पर इन्फ्लुएंस डालते हैं, चेंज करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, उनके बीच के रिश्ते को हम सप्लाई फंक्शन कहते हैं, ठीक है। सो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि इन सारी चीज़ों को आप कांस्टेंट मान लो। ये सारे बाकी फैक्टर्स जो है ना 2 से लेकर 8 तक, उन सबको तो कांस्टेंट मान लो, और फिर क्या बचा? केवल प्राइस बच गया। तो सप्लाई और प्राइस के बीच जो रिश्ता है, सप्लाई और कमोडिटी की खुद के बीच के, जो इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को हम कहते हैं सप्लाई फंक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज सप्लाई? लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? देखो, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द क्वांटिटी ऑफ अ गुड प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड फॉर सेल, मतलब सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज एज द प्राइस ऑफ गुड राइजेस। तो भाई अगर प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, एंड डिक्रीज एज द प्राइस फॉल्स, तो प्राइस फॉल हो गई तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉल हो जाएगी। सिंपल सी बात है। सप्लाई फंक्शन क्या हो गया?
फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड अदर फैक्टर्स ऑन विच सप्लाई डिपेंड्स। अब सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लो, तो प्राइस और सप्लाई के बीच का रिलेशन हो गया लॉ ऑफ सप्लाई। क्या बोलता है? पॉजिटिव रिलेशन। कैसा है रिश्ता? ये रिश्ता क्या कहलाता है? पॉजिटिव। प्राइस बढ़ गई, सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम, सप्लाई कम। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? ओके। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बोली इन्होंने कि एक एक्सेप्शन है इसका, हमेशा ऐसा नहीं होता, एक एक्सेप्शन है इसका, लेबर सप्लाई। सप्लाई ऑफ लेबर एट वेरी हाई वेजेस, इट इज़ एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखो क्या होता है, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव बैच में हैं उनको अच्छे से पता होगा, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पर आप वेज रेट लिख दो लेबर की और यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड लिख दो लेबर का। ठीक है, तो इनिशियली तो ये बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वेजेस बढ़ती है ना क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता है। फिर एक पॉइंट पर आने के बाद में बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है लेबर सप्लाई कर्व। लेबर सप्लाई कर्व इज अ बैकवर्ड बेंडिंग कर्व आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो मतलब आप वेज रेट को फिर बढ़ाओगे ना, इस पॉइंट के बाद अगर आपने वेज रेट को बढ़ाया ना, तो लेबर जो है वेज रेट के बढ़ने के साथ अपनी लेबर की सप्लाई को कम कर देगा। ठीक है, तो इट इज़ एन एक्सेप्शन। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, बिहेवियर ऑफ सप्लाई जो है उसका एक्सेप्शन है लेबर सप्लाई का। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, इजी सी बात है। अगर आपको डिमांड के कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो सप्लाई का भी आराम से क्लियर हो जाएगा। ये अब मैं आपको समझाती हूँ कि क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई के बीच क्या डिफरेंस है। मेरी बात समझना, ध्यान से सुनना। 1 रुपये पर जब प्राइस 1 रुपीज़ है, मैं 5 kg सप्लाई करने को तैयार हूँ, मतलब मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं 5 kg मार्केट में ऑफर करने को रेडी हूँ। जब प्राइस 2 है तब मैं 35 kg सप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, फिर जब प्राइस 3 है तो 45 kg मैं मार्केट में सप्लाई करने को तैयार हूँ। तो देखो जब मैं इस पूरे टेबल की बात करूँ ना, एक साथ वेरियस प्राइजेस एंड वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड, तब इसे मैं कहती हूँ सप्लाई। ठीक है, तब तो मैं इसे कहूँगी सप्लाई। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर ₹1 पर हाउ मच आई एम रेडी टू ऑफर टू द मार्केट, देन इट इज क्वांटिटी सप्लाइड। समझ गए बात? क्वांटिटी सप्लाइड इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन प्राइस एट अ टाइम, बट सप्लाई क्या है? डिफरेंट प्राइजेस पर आप डिफरेंट कितनी क्वांटिटीज मार्केट में ऑफर करने को तैयार हैं, दैट इज सप्लाई। ठीक है, ये जो टेबल होती है इसे हम कहते हैं सप्लाई स्केड्यूल। ठीक है, और जब इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन की जगह हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें, ऐसे ग्राफ बना दें, तो उसे हम कहते हैं सप्लाई कर्व। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है सप्लाई स्केड्यूल, और सप्लाई स्केड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सप्लाई कर्व। ठीक है, समझ आ गई बात? अब देखो ये रहा आपका सप्लाई कर्व। ठीक है, इट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड और अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखिए आपके मॉड्यूल में ये एक नया पैराग्राफ ऐड किया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे देखें कि जब हम एक स्मूथ सप्लाई कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, तब देखो इन्होंने एक चीज़ बोली है, इन्होंने कहा सप्लाई कर्व इज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सप्लाई कर्व कब मिलता है आपको, जब आप पूरी क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस को एक ग्राफ पर ड्रॉ कर देते हो, है ना, तो आपको जो कर्व मिलता है वो होता है सप्लाई कर्व। सो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस, एंड सप्लाई कर्व शोज साइमल्टेनियसली। वो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि सप्लाई कर्व क्या दर्शाता है, क्या शो करता है। तो सप्लाई कर्व आपको 2 चीज़ें शो करता है। क्या 2 चीज़ें? एक तो ये कि हाईएस्ट क्वांटिटी आप कितनी सप्लाई करने को रेडी हो एट ईच प्राइस, मतलब मान लो कि 5 रुपये जब प्राइस है तो आप हाईएस्ट कितना क्वांटिटी सप्लाई करने को रेडी हो, 65 kgs। ठीक है, तो ये आपको दिखाता है कि एक पर्टिकुलर प्रिवेलिंग प्राइस पर आप मैक्सिमम कितना सप्लाई करने को रेडी हो। दूसरा ये आपको क्या दिखाता है, ये बोलता है कि जो भी मिनिमम प्राइस क्या होगी जिस पर आप रेडी हो जाओगे अलग अलग क्वांटिटी सेल करने के लिए। मतलब मानो इस टेबल को देखो कि 1 रुपीज मिनिमम 1 रुपए तो होनी चाहिए प्राइस, तब आप 5 kg देने को तैयार हो मार्केट में। ऐसे ही मिनिमम 5 रुपए प्राइस होगी अगर मार्केट प्राइस, तो आप 65 kgs देने को तैयार हो मार्केट में। सो दिस इज व्हाट
दिस इज व्हाट इज शोन बाय सप्लाई कर्व। तो आपका सप्लाई कर्व क्या होता है भाई? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस, पहली चीज। और ये आपको क्या दिखाता है कि आप अलग अलग प्राइजेस पे मिनिमम कितनी प्राइस होनी चाहिए जिस पे आप अलग अलग क्वांटिटीज ऑफर करने को तैयार हो, और हाईएस्ट क्वांटिटी आप कितनी देने को तैयार हो हर एक प्राइस पर। ठीक है, ये आपको दिखाता है, ये वो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ऑलराइट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मार्क दिस। The supply curve slopes upward. It is a positively sloped curve which shows that as price increases, quantity supplied of X increases and vice versa. तो वो आपको बोलेगा कि कैसा रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस के बीच, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि सप्लाई कर्व इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। ठीक है, ये याद रखना भाई। ऑलराइट, नेक्स्ट अब देखो, अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें पढ़ना है वो है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। एक साथ मैं आपको बता दूंगी, सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। जिन फैक्टर्स पर सप्लाई डिपेंड करती है वहाँ से पढ़ो। एक तो प्राइस पर डिपेंड करती है और एक अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, अदर फैक्टर्स। अब देखिए, अगर प्राइस बढ़ गई, ध्यान से सुनना, और क्वांटिटी सप्लाइड तुमने बढ़ाएगी, यस, लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन या अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ठीक है, एक्सपेंशन और अपवर्ड मूवमेंट। ए से बी में मूवमेंट हो रहा है ना, अपवर्ड मूवमेंट, सेम सप्लाई कर्व पे यही लिख दो एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, प्राइस बढ़ गई क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, एक्सपेंशन। ठीक है, दूसरी तरफ मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दो सी। अब ए से सी पर अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। और ये क्यों होता है भाई? ये होता है प्राइस कम हो गई तो आपने क्वांटिटी सप्लाइड को कम कर दिया। सेम सप्लाई कर्व पर ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है, तो इससे कहते हैं हम मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व, इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई नहीं, इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ आ गई? अब दूसरी चीज समझो, अगर यहां पर कोई चेंज हुआ, ये प्राइस जो है ये सेम है भाई, इधर कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं है प्राइस में, प्राइस जो पहले थी वही अब है, अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहा है। कभी भी फेवरेबल चेंज होगा तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, उसको आप कहते हो इंक्रीज इन सप्लाई, और राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, राइट में शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा सप्लाई कर्व। ठीक है, पूरा, मान लो पहले सप्लाई कर्व ये था तो अब नया सप्लाई कर्व का होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ऐसा। ठीक है, और अगर कोई अनफेवरेबल चेंज हो गया, मान लो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो अगर कोई अनफेवरेबल चेंज हो गया भाई, अगर कोई भी अनफेवरेबल चेंज हो गया, तब आप क्या करेंगे? सप्लाई को कम कर देंगे। देन यू विल कॉल इट एज डिक्रीज इन सप्लाई। यस, डिक्रीज इन सप्लाई। सो दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई, और यू कैन कॉल इट व्हाट? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। यहाँ क्या होगा? पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिख भी सकते हो, इंक्रीज इन सप्लाई में लिख दो राइटवर्ड शिफ्ट, ये देखो राइट में जा रहा है, और डिक्रीज इन सप्लाई में लिख दो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्ट में जा रहा है। ये अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से होता है। जल्दी से आप यहाँ पर लिख लें मॉड्यूल में, अनफेवरेबल चेंजेस जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं बताओ मुझे। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, आपकी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने आप पे टैक्सेस लगा दिए, ठीक है, टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, कोटा लगा दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, ठीक है, कोटा लगा दिया। और क्या हो सकता है? रिलेटेड गुड की प्राइस बढ़ गई, रिलेटेड गुड की प्राइस बढ़ गई तो आप क्या करोगे? उसको ज़्यादा बनाओगे, उसकी सप्लाई बढ़ाओगे, इसकी कम हो जाएगी। सो ये हो गए अनफेवरेबल चेंजेस के एग्जाम्पल्स जहाँ पर आप सप्लाई को कम कर दोगे। ऐसे ही वहाँ पर भी आप लिख लेना, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लिखते चले जाओगे, मॉड्यूल से अपनापन बना रहना चाहिए, बेगानापन नहीं लगना चाहिए, तो ईजी हो जाती है ज़िंदगी, ठीक है। चलो भाई, अब देखिए जो ये मैंने आपको कंसेप्ट्स बताए ना, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। वो है क्वेश्चन नंबर 47, 50, 81 और 82। ये चारों क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। अगर चारों के जवाब सही आ गए तो नीचे लिख देना भाई, टास्क डन,
ठीक है, समझ जाना, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हमने प्राइस में चेंज किया, किसी भी कमोडिटी, गुड एक्स है मानो, उसकी प्राइस में हमने चेंज किया, तो उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में तो चेंज आएगा ही ना। यस, लॉ ऑफ सप्लाई तो कहता है प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम तो क्वांटिटी सप्लाई कम। पर ये चेंज जो आएगा ना, ये कितना चेंज आएगा, ये हमें बताता है कौन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, कई बार इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 होता है, कई बार इनफाइनाइट होता है, कई बार लेस देन 1 होता है, कई बार मोर देन 1 होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, आपने अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंज कर दिया ना, ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है, तो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा क्वांटिटी सप्लाइड, वो हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट मेथड है परसेंटेज मेथड, यहीं पे लिख दो। फर्स्ट मेथड क्या है आपका, परसेंटेज मेथड। अगर एग्जाम में कुछ ना दिया हो तो आप यही मेथड लगाओगे। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑल राइट, यहाँ देखो ये इज इक्वल टू ये जो लिखा है इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है। ये फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। फॉर्मूला ये होगा, ये डेल्टा का साइन यहाँ पे गलती से रब हो गया है, मॉड्यूल में मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये डेल्टा का साइन लगाओगे ऊपर नीचे, चेंज इन क्यू और चेंज इन पी का। ठीक है, सो यहाँ देखो डेल्टा क्यू डेल्टा पी लिखा है, तो यही सही है। ठीक है, नाउ सी आगे एक एग्जाम्पल दिया है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, इसको आप सॉल्व कर लेना, बहुत इजी सा है। जो फॉर्मूला ऊपर हमने देखा, इस फॉर्मूले में सीधे सीधे चीज़ों को डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो यहीं पर लिख लो, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन नंबर 20, 74, 83 और 84 से लेकर 87, ये सारे क्वेश्चन हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। काफ़ी क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में पीछे भी दिए हुए हैं, और ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो गाइस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के टॉपिक को डिटेल में कवर करूँ, डिग्रीज को, डिटर्मिनेंट्स को और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवाऊँ, देन यू विल हैव टू डू वन थिंग, यू विल हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। अगर आप 200 कमेंट्स करते हैं, अगर अच्छे से आप लोग नीचे रिस्पॉन्ड करते हैं, तब मैं समझूंगी कि आपको ज़रूरत है इस टॉपिक की, एंड देन ऑफ कोर्स आई विल ब्रिंग अप दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास फॉर यू ऑल। तो याद रखें, अगर आपको चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर अलग से एक वीडियो, तो आपको नीचे कमेंट करना होगा। ऑल राइट गाइज, सो आई होप अच्छे से आपको चीज़ें समझ आ रही है, हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करें, ताकि सभी के पास क्वालिटी एजुकेशन फ्री में पहुंच सके। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड मेक योर कंसेप्ट स्ट्रॉन्गर। आई विल सी यू सून, बाय बाय।